सभी को नमस्कार। देखिए, भारत की जो राजभाषा है हिंदी, उसकी संवैधानिक स्थिति क्या थी तथा उसके विकास क्रम में कौन कौन से चरण आए, इस संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले मैं बता दूं, जो मेजर ने माफ़ कीजिएगा माइनर हिंदी जो प्रथम प्रश्न पत्र है बीए प्रथम वर्ष के लिए, उनके लिए भी यह एक उपयोगी शीर्षक है, क्योंकि उनके में पहली ही इकाई में जो माइनर हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी पहली ही इकाई में राजभाषा हिंदी के विषय में सिलेबस में दिया हुआ है। आपके सिलेबस में लगा है राजभाषा हिंदी। तो मैं समझता हूँ कि उसकी संवैधानिक स्थिति क्या थी और जो राजभाषा का विकास क्रम है उसे संविधान में किस प्रकार से समाहित किया गया, किन अनुच्छेदों के तहत उन्हें समाहित किया गया, उनकी क्या वैल्यू है, क्या उपयोगिता है, इस संबंध में भी आपको जानकारी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संवैधानिक स्थिति, जो हिंदी का राजभाषा रूप है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या थी, सबसे पहले इसे ही जान लेते हैं। भारत के संविधान में हिंदी की स्थिति मुख्य रूप से अनुच्छेद 343 से लेकर 351 यानी कि 343 से 351 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। देखिए, यह बात वैसे सभी को मालूम ही है और आपको भी शायद पता होगा कि जो अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य जो अनुच्छेद दिए गए हैं संविधान में, वे राजभाषा के संबंध में दिए गए हैं, जो हिंदी को और अधिक विकसित रूप करने के लिए दिया गया है। अब उन 343 से 351 के मध्य उनमें क्या क्या है, इसे एक क्रम में हम देखेंगे। सबसे पहले आते हैं 343 जो राजभाषा का रूप है। संविधान के अनुच्छेद 343(1), देखिए 343(1) भी है, 2 भी है, तो हम 343(1) की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम राजभाषा की बात कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है, संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी, और लिपि उसकी क्या होगी, देवनागरी। ठीक है। अगला, प्रारंभ में अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्ष यानी 1950 से 1965 की संक्रमण अवधि तक जारी रखना था। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय जो भारत में बोलचाल की जो भाषा थी मुख्य रूप से हिंदी ही थी। यहाँ के मूल निवासी जो थे, जो यहाँ के स्थानीय जो निवासी थे, वे ज़्यादातर हिंदी को ही बोलते थे। बेशक अंग्रेजी शासन में कुछ लोग अंग्रेजी को भी उन्होंने बढ़ावा दिया, किंतु हमारे देश की संस्कृति हिंदी में समाहित है, इसलिए जो संविधान में प्रयुक्त की गई राजभाषा अधिनियम अनुच्छेद 343 से 351, उसमें यह 343 फर्स्ट के तहत निर्धारित किया गया कि अंग्रेजी को फिलहाल 15 वर्ष तक की संक्रमण अवधि तक जारी रखना था। उसके बाद धीरे धीरे इसी कार्य को और हिंदी में डेवलप किया जाएगा। ठीक है। फिर आता है 343(2) के अनुसार संसद अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रख सकती है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए जो 343(2) है उसके अंतर्गत इन्हें मार्गदर्शित किया गया है। किसे? अंग्रेजी को, कि अंग्रेजी के प्रयोग कहाँ कहाँ जारी रह सकते हैं, संसद में जारी रह सकता है। अतः आज भी राजकाज में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग होता है। देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें प्राथमिक रूप से अंग्रेजी को ही लागू करना होता है, जैसे कि केरल हुआ, वहाँ पर मुख्य रूप से मलयालम बोली जाती है, लेकिन जब अंग्रेजी का पत्र जाता है तो वे उसका जवाब अंग्रेजी में देते हो, क्योंकि मलयालम हर किसी को नहीं आती है, लेकिन अंग्रेजी मुख्य रूप से संपर्क भाषा के रूप में एक दूसरे का
के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखती है। इसलिए क्या कहा कि आज भी जो राजकाज यानी जो शासकीय कामकाज की जो भाषा है वह अंग्रेजी है ना, साथ ही अंग्रेजी का प्रयोग होता है। राजभाषा अधिनियम 1963। 1965 में जो संक्रमण काल की अवधि थी उसके समाप्त होने पर जो हिंदी को पूर्ण रूप में राजभाषा बनाने का प्रयास हुआ, परंतु जो विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के विरोध के कारण संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 पारित कर दिया। क्यों? क्योंकि जो कई विभिन्न क्षेत्र के लोग थे वे विरोध करने लगे। किसका? मुख्य रूप से कि जो संक्रमण काल है अंग्रेजी उसको ख़त्म किया जाए। इसलिए भाषाई क्षेत्रों के विरोध के कारण संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया और बाद में संशोधित अधिनियम 1967 लाया गया। इसके अनुसार क्या हुआ? अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चित काल तक जारी रह सकेगा। क्योंकि देखिए कई लोगों ने इस पर विरोध किया कि अंग्रेजी को 15 वर्ष तक के लिए रखा गया था, फिर इसको क्यों आगे जारी रखा गया, लेकिन बिना उसके जो शासकीय कामकाज है वह बेहद प्रभावित होता, ये इतना आसान नहीं था। इसलिए इसके लिए अधिनियम 1967 लाया गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चित काल तक के लिए जारी रखने का आदेश हुआ। अनुच्छेद 344 और 351। देखिए अभी हमने 343 को पढ़ा, अब 344 और 351 को पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 344, इसमें राजभाषा आयोग और संसदीय समिति की व्यवस्था की गई। एक आयोग बनाया गया जो राजभाषा आयोग था। उस आयोग का मुख्य रूप से कार्य था कि राजभाषा हिंदी को विकसित किया जाए, जिसका उद्देश्य क्या था? राजभाषा के विकास और उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए। अनुच्छेद 351, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि हिंदी को किस प्रकार से संवर्धन किया जाए और उसका विकास किया जाए। इस हेतु इस अनुच्छेद में निर्देश प्राप्त हुए। हिंदी का प्रसार हो सके, हिंदी का वैज्ञानिकीकरण हो सके, तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों अधिक से अधिक प्रयोग हो सके, भारतीय भाषाओं विशेषकर संस्कृत से जो शब्दों को अपनाकर हिंदी को समृद्ध करना था। इन प्रावधानों के आधार पर हिंदी को भारत की राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय भाषा का नहीं। देखिए यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है, जो हिंदी की जो हिंदी की जो भाषा है, भारत की जो भाषा हिंदी है, उसे राष्ट्रीय भाषा का आज भी दर्जा प्राप्त नहीं हो सका है ना। लेकिन यह एक संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त है, ये राजभाषा है, भारत की राजभाषा है। हिंदी का विकास क्रम, हिंदी के विकास क्रम को अगर हम देखें तो भारत में जो हिंदी का विकास क्रम एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसे हम चरणबद्ध रूप से क्रम से सीखेंगे। सबसे पहले आते हैं अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल वह काल है जो 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक है। यदि हम इस काल में देखें तो संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश के बीच होते हुए हिंदी जो आई है, उसका अगर हम मुख्य रूप से देखें तो वैदिक संस्कृत जो थी, वैदिक संस्कृत से संस्कृत विकसित हुई, वह संस्कृत से पाली और पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से होते हुए हिंदी एक बहुत लंबा जो रास्ता है तय किया है। सौरसेनी अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। प्रारंभिक हिंदी 10वीं और 14वीं शताब्दी में। देखिए इस काल में जो अवहट्ट और ब्रज, कन्नौजी और बोलियों का विकास भी हुआ था। जैन आचार्यों और भक्त कवियों की रचनाओं में हिंदी के तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई भी पड़ते हैं। अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई पहेलियाँ, मुकरियाँ, दोहे हिंदी की पहली मुख्य रूप से इसमें उदाहरण स्वरूप देखे जा सकते हैं। मध्यकालीन हिंदी, देखिए मध्यकालीन हिंदी 14वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य आता है। इसमें भक्तिकाल और रीतिकाल को हम समाहित कर सकते हैं।
जहाँ पर हिंदी का बेहद समृद्ध विकास हुआ। भक्ति काल में जहाँ तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रविदास, मीरा आदि ने अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि में रचना की है। इन सभी कवियों ने बेहद समृद्ध किया है हिंदी साहित्य को। इसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल जो श्रृंगार काल भी कहा जाता है, ये भक्ति से होते हुए श्रृंगार की ओर झुकाव देता है, जहाँ बिहारी, घनानंद और देव जैसे बेहद जो श्रृंगार रीतिकाल के जो श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं वे समाहित हैं इसमें। इस समय हिंदी साहित्य मुख्य रूप से भोली भाली लोक भाषा में फल फूल रहा था। जो लोक भाषा कौन सी भाषा, जो आम जन की भाषा थी, उसमें यह जो साहित्य है वह फल फूल रहा था, उनकी समझ में आ सकता था, ऐसी भाषाओं को सामने रखा गया। उस समय मुख्य रूप से अवधी, खड़ी बोली, ब्रज इन भाषाओं का विकास हुआ। आधुनिक हिंदी 19वीं शताब्दी से आगे की भाषा है, जिसमें खड़ी बोली का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली ने साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान बनाना प्रारंभ किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी को आधुनिकता, पत्रकारिता, नाटक, निबंध के रूप में जहाँ प्रतिष्ठित किया, वहीं इन्हें हिंदी नवजागरण का जनक भी कहा गया। देखिए, भारतेंदु युग हिंदी नवजागरण का युग भी कहा गया। और वहीं द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग जागरण सुधार काल के रूप में विकसित हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा को शुद्ध, वैज्ञानिक, अनुशासित बनाया। हिंदी में निबंध, आलोचना और आधुनिक चिंतन का विकास हुआ है। छायावाद में जो छायावाद के मुख्य 4 स्तंभ कहे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, इन्होंने हिंदी काव्य को भावपूर्ण और सौंदर्यपूर्ण बनाया है। इसके बाद आता है प्रगति और प्रयोगवाद, और तथा इसी के साथ नई कविताएं जो 20वीं शताब्दी में हिंदी में सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक धरातलों को अपनाते हुए लिखी गई हैं। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी का योगदान। हिंदी को जनभाषा के रूप में व्यापक स्वीकृति मिली है। जनभाषा के रूप में व्यापक स्वीकृति मिली है। देखिए, जब स्वतंत्र संग्राम में के समय जो रचनाएं हुई, वे जो हिंदी में उनका हिंदी में जो रचनाएं हुई उन्हें जनता ने अपनाया, जिसकी वजह से हिंदी की ओर लोगों का झुकाव हुआ और वह जन की भाषा बनी, लोगों की प्रिय भाषा बनी। इससे लोगों में वह व्यापक रूप से जो स्वीकार की गई। इस प्रकार से यह एक व्यापक स्वीकृति मिल जाती है लोगों की, और वे बड़े तौर पर हिंदी को अपनाने लगे। गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रीय एकता की भाषा माना। गांधी जी ने क्या माना कि हिंदुस्तानी जो भाषा है, अर्थात जो हिंदी है, वह समूचे भारत को एक बनाती है। हिंदी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रचार प्रसार और जन संगठन की भाषा बनी। स्वतंत्रता के बाद का विकास। देखिए, हिंदी के संबंध में स्वतंत्रता के बाद का जो विकास है वह देखें तो संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, लेकिन हिंदी में जो वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासन, न्याय, शिक्षा आदि क्षेत्रों के संबंध में जो व्यापक शब्दावली है उसका निर्माण भी हो सका है। विभिन्न आयोग समितियों ने हिंदी के संवर्धन और प्रचार के लिए सुझाव भी दिए। भारत सरकार में राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, आयोग आदि संस्थाएं कार्यरत हैं। ये देखिए, ये सभी जो आयोग हैं, चाहे राजभाषा आयोग हो या केंद्रीय हिंदी निदेशालय हो या अन्य कोई आयोग और संस्थाएं हों, इन्होंने राजभाषा को पोषित करने का कार्य किया है। इस तरह निष्कर्ष रूप में अगर हम देखें तो हिंदी भारत की राजभाषा है, जो देश की सांस्कृतिक एकता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की प्रमुख माध्यम बनी हुई है। संवैधानिक प्रावधानों और ऐतिहासिक विकास क्रम के परिणाम स्वरूप
हिंदी आज एक समृद्ध, आधुनिक, वैज्ञानिक और उपयोगी भाषा के रूप में स्थापित है। यह भारत की विविध भाषाओं को जोड़ने वाली संपर्क भाषा के रूप में निरंतर विकसित हो रही है। देखिए, इसमें हमने वीडियो में अगर देखें तो न केवल हिंदी के विकास क्रम को जाना, बल्कि इसमें राजभाषा को पोषित करने वाले तमाम आयोगों का उल्लेख भी किया है और उन अनुच्छेदों का भी वर्णन हुआ जिसके अंतर्गत जो राजभाषा है उसको विकसित होने का अवसर मिला, और वह राजभाषा जिसे विकसित होने का अवसर मिला वह संविधान के किस अनुच्छेद में दर्ज है, यह भी हमने जाना। मुख्य रूप से यदि एक बार रिवाइज करा जाए तो 343 से 351 के मध्य जो भी अनुच्छेद हैं उनमें राजभाषा का रूप में देखने को मिलता है। 343 फर्स्ट और 343 2 यह बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जहाँ पर एक और 343 1 के तहत राजभाषा हिंदी होगी और लिपि उसकी देवनागरी होगी, यह दर्शाया गया। वहीं 343 2 के तहत यह दर्शाया गया कि जो संक्रमण अवधि में अंग्रेजी है वह 15 वर्ष के लिए निर्धारित की गई, जिसे बाद में 1965 में उस संक्रमण अवधि को समाप्त कर जो अधिनियम 1963 लागू किया गया, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो अंग्रेजी है संसदीय काज की भाषा, उसे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जाए। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।